कल हमने ज्योग्राफिकल आपके ये एग्रीमेंट ऑन आईपीआर, ठीक है, एग्रीमेंट्स रिलेटेड विद आईपीआर तक देख लिया था। आज हम उससे आगे देखेंगे। जीआई अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, जीआई इज इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, ठीक है। एग्रीमेंट ऑन डिस्प्यूट सेटलमेंट, ठीक है, डिस्प्यूट सेटलमेंट पे भी एग्रीमेंट है। अब इतना सारा ट्रेड होगा तो कहीं ना कहीं इश्यूज होंगे, तो डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या होता है, पहले म्यूचुअल कंसल्टेशन होता है इसमें। डब्ल्यूटीओ दोनों कंट्रीज को बोलता है कि आप आपस में मामले को निपटा लो, म्यूचुअल कंसल्टेशन, ठीक है। जैसे इंडिया और चाइना का कोई इशू है तो पहले म्यूचुअल कंसल्टेशन होगा। अगर वो नहीं होता है, ठीक है, इशू सॉल्व नहीं होता है, तो फिर डब्ल्यूटीओ के सेटलमेंट मैकेनिज्म के पास जाता है। ठीक है, डब्ल्यूटीओ के पास चला गया केस, फिर वो डब्ल्यूटीओ को देखता है, डब्ल्यूटीओ के एक्सपर्ट पैनल मतलब कमेटी, ठीक है। डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए तो होना चाहिए ना कुछ, अगर ट्रेड होगा तो देयर विल बी डिस्प्यूट। आपको पहले ही बता चुका हूँ, इंडिया यूएस, इंडिया चाइना में बहुत सारा डिस्प्यूट है, ठीक है। तो ये पॉइंट कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आपको बस पता होना चाहिए। लास्ट इज एग्रीमेंट ऑन पॉलिसी रिव्यू, लास्ट पॉइंट इज एग्रीमेंट ऑन पॉलिसी रिव्यू। तो क्या करता है डब्ल्यूटीओ, पीरियोडिक ऑडिट करता है मेंबर कंट्रीज की ट्रेड पॉलिसीज की। जैसे इंडिया की ट्रेड पॉलिसीज की उसने ऑडिट की, या किसी भी कंट्री की ऑडिट की, तो फिर वो देखेगा कि भाई किस तरह से ये अपना बिजनेस और ग्रो कर सकते हैं, किस तरह ट्रेड को और अच्छा कर सकते हैं, क्या क्या इनके ट्रेड में प्रॉब्लम्स है, और फिर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देता है टू प्रमोट फेयर प्रैक्टिसेस इन इंटरनेशनल, ओके। So that is agreement on policy review. So there are 5 agreements. You have to remember those 5 agreements for your means. ठीक है, तो 5 agreements आपको याद रखने। पहला गैट, गैट में बहुत कुछ है, फिर गैट्स है, फिर आईपीआर है, फिर आपका डिस्प्यूट मैकेनिज्म है, डिस्प्यूट सेटलमेंट, एंड लास्ट वन इज योर पॉलिसी। Okay, so you have to remember all these 5 for your mains as well as for your prelims. ठीक है, अब एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, ठीक है। मैंने आपको बोला था इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एओए बोलते हैं इसे। ये फ्रिक्वेंटली न्यूज में रहता है आपका। क्यों? क्योंकि हमने जो सब्सिडी दी है एग्रीकल्चर पे, हम वो सब्सिडी देते हैं, ठीक है। फूड सिक्योरिटी एक्ट ले लो या फिर फार्मर्स को सब्सिडी ले लो, वी गिव so much subsidy, that's why there is problem, ठीक है। other countries have issues, for example US has issue with our subsidy program, ठीक है। तो ये बार बार ये इशू रेज होता रहता है डब्ल्यूटीओ के प्लेटफॉर्म पर। तो जो आपका एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, इट हैज 3 पिलर्स। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर हैज 3 पिलर्स, ठीक है। एग्रीकल्चर पे जो एग्रीमेंट है डब्ल्यूटीओ का, उसमें 3 पिलर्स है। पहला है मार्केट एक्सेस, दूसरा है एक्सपोर्ट कंपटीशन, एंड थर्ड इज डोमेस्टिक सपोर्ट। मार्केट एक्सेस, एक्सपोर्ट कंपटीशन एंड डोमेस्टिक सपोर्ट। होता क्या है, डब्ल्यूटीओ क्या चाहता है कि फेयर ट्रेड रहे, ठीक है। डब्ल्यूटीओ वांट्स ट्रेड टू बी फेयर, ठीक है। फेयर ट्रेड रहे, तो फेयर ट्रेड के लिए क्या होगा आपका, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ
बैरियर्स को कम करना है। तो उसमें सबसे पहला है आपका मार्केट एक्सेस। मार्केट एक्सेस का मतलब ये है कि किसी भी कंट्री का प्रोडक्ट हो, किसी भी कंट्री का प्रोडक्ट हो, उसको मार्केट में फेयर एक्सेस मिलनी चाहिए। फेयर एक्सेस कैसे मिलेगी? जैसे मान लो चाइना ने कोई इंडिया में कुछ एक्सपोर्ट किया, अब इंडिया इज ए मार्केट फॉर चाइना। फेयर एक्सेस तब मिलेगी जब इंडिया इस पे फालतू के टैक्सेस ना लगाए। अब पता चले कि इंडिया ने इस पे बहुत सारी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। देखो, अगर हार्म कर रहा है इंडियन इकोनॉमी को अलग बात है, लेकिन नहीं हार्म कर रहा है फिर भी दुश्मनी है, उस चक्कर में अगर चाइना पे लगा दी, तो क्या चाइना को यहाँ मिल रहा है? प्रॉपर एक्सेस नहीं मिल रहा। दूसरा एग्जांपल लो, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का, एलडीसीज। लीस्ट डेवलप्ड कंट्री कोई है, वो चाइना में कुछ आपका एक्सपोर्ट कर रहा है या फिर इंडिया में कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है, क्या उस पर ड्यूटी लगानी चाहिए? नहीं, क्योंकि वो पहले ही गरीब है। वो बड़ी मुश्किल से तो कुछ चीज बनाई होगी, आप उस पर ड्यूटी लगाओगे तो वो कॉम्पिटिटिव रहेगा ही नहीं। उसको तो आपको फ्री एक्सेस देना चाहिए। ठीक है, वो कॉम्पिटिटिव रहेगा ही नहीं, उसको तो फ्री एक्सेस देना चाहिए। तो यहाँ पे ये मतलब है मार्केट एक्सेस क्या होना चाहिए? सबके लिए फेयर होना चाहिए। अगर कोई डेवलप्ड इकोनॉमी है, यूएस अगर आपके यहाँ कर रहा है कुछ इम्पोर्ट, मतलब कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है यूएस, उस पर आप ड्यूटी लगा सकते हो, क्योंकि यूएस कैपेबल है, वो सस्ता बनाया होगा, वो कैपेबल है, उस पर ड्यूटी आप लगा सकते हो। लेकिन लीस्ट डेवलप्ड कंट्री पे, लेकिन यहाँ पे भी आप अननेसेसरी ड्यूटी तो यहाँ पे भी नहीं लगा सकते। तो सबसे ज्यादा आपको फेयर एक्सेस में एलडीसीज को सबसे पहले देना है, उनको ड्यूटी फ्री कोटा फ्री देना है। ना ड्यूटी लगा सकते हो ना कोटा रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। तो एलडीसीज के लिए क्या है? ड्यूटी फ्री कोटा फ्री, डीएफ यूएफ। फिर डेवलपिंग को आपको थोड़ा सा फायदा देना है, फालतू की इधर उधर की ड्यूटी नहीं लगानी है। फिर लास्ट में डेवलप्ड आता है। तो क्या है मार्केट एक्सेस का? कि डेवलप्ड इकोनॉमीज को अपना मार्केट इनके लिए ओपन रखना चाहिए, ताकि ये भी आके जाके डेवलप्ड बन सके। और ऐसे ही आप अननेसेसरी ड्यूटीज नहीं लगाओगे, तभी आपका ट्रेड जो होगा वो फेयर रहेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट एक्सेस। मार्केट एक्सेस सबके लिए होना चाहिए। ठीक है, तो वो कब होगा? जब आप अननेसेसरी ड्यूटीज नहीं लगाओगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज मार्केट एक्सेस। ठीक है, इसको हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड इज योर एक्सपोर्ट कंपटीशन और एक्सपोर्ट सब्सिडीज। क्या होता है? जो आपके डेवलप्ड इकोनॉमी है, वो अपने फार्मर्स को, एमएनसीज को और कॉर्पोरेट्स को खुश रखने के लिए उनको एक्सपोर्ट सब्सिडीज देती है, कि भाई एक्सपोर्ट करो आप, हम आपको सब्सिडीज देंगे। मतलब जो चीजें आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उन पे टैक्स कम लगाएंगे। ठीक है, उन पे आपको सब्सिडी देंगे। जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी जितनी है उसमें से गवर्नमेंट बियर कर लेगी, तो उनके एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं। अब उनके एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं तो वो वाला
जो प्रोडक्ट है वो जब दूसरी कंट्रीज में जाएगा, अदर कंट्रीज में, तो क्या करेगा, वहां के मार्केट को डिस्टॉर्ट करता है। क्योंकि हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं कि हम हर चीज पे सब्सिडी दे पाए, डेवलपिंग के पास, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के पास भी नहीं है, इनके पास है। तो डब्ल्यूटीओ क्या बोलता है कि ये जो आप एक्सपोर्ट सब्सिडीज देते हो, जो डेवलप्ड इकोनॉमी देती है, ये जो एक्सपोर्ट सब्सिडीज है, इनको आपको क्या करना है, इनको आपको कम करना है, एक्सपोर्ट सब्सिडीज को, ताकि मार्केट क्या रहे, आपका फेयर रहे। क्योंकि आपने एक्सपोर्ट सब्सिडीज दे दी, ज्यादातर डेवलप्ड इकोनॉमी देती है, इंडिया भी देखो डेवलपिंग भी देती है, लेकिन डेवलपिंग बड़ा कम देती है। तो डब्ल्यूटीओ क्या बोलता है कि ये नहीं देनी है एक्सपोर्ट सब्सिडीज, किसी को नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि इससे मार्केट डिस्टॉर्ट होता है। ठीक है, मार्केट में जो आपका है ये तो कॉम्पिटिटिव हो गया बहुत ज्यादा, बाकी जो जिस कंट्री में आप इसको भेज रहे हो वो तो कॉम्पिटिटिव नहीं रहा, तो उसका सामान बिकेगा ही नहीं। तो सेकंड, आपको एक्सपोर्ट सब्सिडी जो है उनको कम करना है। पहला, सबको मार्केट एक्सेस देना है, दूसरा एक्सपोर्ट सब्सिडीज को कम करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हटा देते हैं। थर्ड इज डोमेस्टिक सपोर्ट। डोमेस्टिक सपोर्ट in the form of subsidies. यहाँ पे जो डेवलपिंग इकोनॉमी है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया, ये जो अपने एग्रीकल्चर में डी मिनिमस लिमिट से ज्यादा जो सब्सिडी देती है, उससे प्रॉब्लम है। क्योंकि बाकी कंट्रीज का ये मानना है, ज्यादातर डेवलप्ड का, कि इससे क्या होता है, जो इंडिया का जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है वो सस्ते हो जाते हैं, आपने सब्सिडी दे दी, ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, और फिर आप उनको बाकी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हो, तो उससे उन कंट्रीज का मार्केट डिस्टॉर्ट होता है, या फिर उनकी एग्रीकल्चर बर्बाद होता है। वहाँ के फार्मर्स के लिए ये, तो डब्ल्यूटीओ में उन्होंने क्या बोला कि इस जो आप डी मिनिमस लिमिट से ज्यादा दे रहे हो सब्सिडी, उसको आपको डी मिनिमस लिमिट पे रिड्यूस करना है। तो ये जो डोमेस्टिक सपोर्ट है, ये किसको दिया जाता है, विद इन कंट्री एग्रीकल्चर। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज। ठीक है, कितना करना होता है अभी देखते हैं। ठीक है, कितना करना है अभी देखते हैं। ठीक है, अभी कितना रिड्यूस करना होता है, डी मिनिमस लिमिट कितना है वो देखते हैं आगे। ठीक है, तो ये आपके 3 पॉइंट। ठीक है, क्लियर। अब देख लेते हैं 3 पॉइंट क्या लिख रहा है। मार्केट एक्सेस तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, मार्केट एक्सेस इसके लिए इंपोर्ट ड्यूटीज कम करनी है। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। ओके, सबको मार्केट एक्सेस देगा। ठीक है, एक्सपोर्ट कंपटीशन देखते हैं, टू रिड्यूस एक्सपोर्ट सब्सिडीज। ठीक है, टू रिड्यूस एक्सपोर्ट सब्सिडीज। तो एक्सपोर्ट सब्सिडीज होती क्या है, सबसे पहले तो ये आपको पता होगा। प्रोवाइडेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज टू कीप देयर एमएनसीज, कॉर्पोरेट्स, फार्मर्स लॉबी हैप्पी। ठीक है, these subsidies are given so as to capture the foreign markets
by flooding them with cheaper products. ठीक है, क्लियर है? India does not give export subsidy except for few subsidies given for horticulture and floriculture items. सिर्फ horticulture और floriculture में देता है, बाकी जगह नहीं देता है. WTO wants the member countries to reduce the export subsidies. ठीक है, इनको धीरे धीरे करके जीरो तक लाता है. ठीक है, डी मिनिमस भी पढ़ेंगे आगे. ठीक है, अभी पढ़ते रहो सिर्फ. ठीक है, इस स्क्रीन पे ध्यान रखो और मेरी बातों पे ध्यान रखो, सारे डाउट क्लियर करो. सेकंड इज डोमेस्टिक सब्सिडीज. ठीक है, थर्ड पॉइंट पे डोमेस्टिक सब्सिडीज की बात हुई है. देखो, पहला पॉइंट था मार्केट एक्सेस, सेकंड था डोमेस्टिक सपोर्ट, थर्ड सेकंड था एक्सपोर्ट कंपटीशन, थर्ड था डोमेस्टिक सपोर्ट. तो पहले में इंपोर्ट ड्यूटी की बात हुई. इंपोर्ट ड्यूटी हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं पहले इंपोर्ट ड्यूटी कहता है. सेकंड में डोमेस्टिक सब्सिडीज की बात हुई है, तो वो मैंने आपको वो एक्सपोर्ट सब्सिडीज की बात हुई है, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया. थर्ड में डोमेस्टिक सब्सिडीज की बात हुई है, देख लेते हैं. Given by developing countries to help farmers and to keep vote bank happy. These subsidies are related with an increase in production along with providing food security. These subsidies can be further classified into green box, blue box and amber box. ठीक है, मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया. अब इनको डिटेल में देखते हैं, ब्लू बॉक्स क्या होता है, एम्बर बॉक्स क्या होता है. सबसे पहले आ जाओ ग्रीन बॉक्स सब्सिडी. Does not distort the trade balance. डिस्टॉर्ट नहीं करता है और cause only minimal damage to the trade balance. इसलिए ये जितनी चाहे उतनी दे सकते हो. ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है. इट इंक्लूड सब्सिडी रिलेटेड टू, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड सब्सिडी देते हो एग्रीकल्चर में, कोई उस पर लिमिट नहीं है. आप फार्मर्स को किसी तरह की ट्रेनिंग देते हो, उस पर कोई लिमिट नहीं है. आप पेस्ट डिजीज कंट्रोल करते हो, उस पर कोई लिमिट नहीं है. उसके लिए कितना ही पैसा दे सकते हो, क्योंकि पेस्ट तो आपको हटाना ही है. उससे कौन सा क्रॉप प्रोडक्शन में आप बढ़ा रहे हो. फ्लड रिलीफ, फ्लड आ गया, उसमें रिलीफ में जितना पैसा देना है उतना आप दे सकते हो. तो ये सब जो सब्सिडीज है, इन पे देयर इज नो लिमिट. That's why they are known as green box subsidies. So government can give as much as subsidy as it wants. ठीक है, पेपर में कभी कोई आपसे नहीं पूछेगा कि ग्रीन बॉक्स में क्या आता है, रेड बॉक्स में क्या आता है, और आपके इसमें क्या, रेड में क्या आता है और आपके इसमें क्या आता है, क्या कहते हैं, ब्लू बॉक्स में कौन सा आता है, एम्बर में कौन सा आता है. कोई नहीं पूछेगा आपसे. फिर भी मैंने आपको ये चीज बताई, इतना अंदर घुस के कोई नहीं पूछता है. और अगर आपके पेपर में आता भी है क्वेश्चन, तो आपको सिर्फ ग्रीन बॉक्स सब्सिडी की डेफिनेशन लिख देनी है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन. या आप इतना एक लाइन भी लिखोगे मेंस में, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. क्योंकि आपके पास इतना ही टाइम होगा कि आप सिर्फ उसको 2 लाइन में समझा सकते. एग्जांपल्स नहीं दे पाओगे, अपना टाइम नहीं होगा. वो अलग बात है कि वो आपसे ग्रीन बॉक्स ही पूछ ले पेपर में 10 नंबर का, तो फिर तो वो लिख सकते हो. ठीक है, तो ग्रीन बॉक्स आपको क्लियर हो गया, जिन पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है. सेकंड इज ब्लू बॉक्स. मैंने आपको बोला ब्लू बॉक्स भी पे भी एक्शन नहीं लेता है, क्योंकि ब्लू बॉक्स भी आपकी डिस्टॉर्ट नहीं करती है, क्योंकि बड़ी कम कंट्री देती है. तो दीज आर दी सब्सिडीज विच डू नॉट इंक्रीज विथ प्रोडक्शन. ये खास बात होती है, which do not increase with production. For example, subsidies related with number of animals, first thing, and acreage related with land. समझो. और WTO puts limit on these subsidies. लिमिट है लेकिन इस पे एक्शनेबल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि बड़े कम कंट्रीज इसको यूज करती है. देखो, given by few selected countries such as Slovenia, Norway, Iceland, etc. अब ब्लू बॉक्स सब्सिडी क्या होती है? मान लो ये कंट्रीज है, ये नॉर्वे, आइसलैंड. क्यों बोलते हैं ये अच्छी कंट्रीज है? इसलिए बोलते हैं, मान लो आपके पास, आप फार्मर हो या आपके पास कुछ नहीं है, तो गवर्नमेंट आपको एक जमीन का टुकड़ा दे देगी, एक्रिएज रिलेटेड विथ लैंड, कि आप भाई इस पे खेती करो, जो भी करो, अपना लाइवलीहुड चलाओ. लेकिन आप इसको इंक्रीज नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है कि आपने फिर अपने कमा के दूसरा लैंड खरीद लिया, फिर गवर्नमेंट आपसे ये ले लेगी, क्योंकि अब तो आपने अपने हिसाब से अपना लैंड खरीद लिया. या फिर आपको कुछ
एनिमल्स दे दिए कि इनको यूज करके आप अपना लाइवलीहुड चलाओ, तो वहां पे क्या है, इस तरह की सब्सिडी, या फिर इन पे कुछ सब्सिडी दे दी इनको देखभाल करने के लिए, या फिर लैंड पे आपको एक पर्टिकुलर लैंड पे कुछ लिमिटेड सब्सिडी दे दी। तो वहां पे क्या है, सब्सिडी इस तरीके से दी जाती है, लाइवलीहुड सब्सिडी दैट डज नॉट इंक्रीज विद प्रोडक्शन। उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि हम प्रोडक्शन इंक्रीज करके इस चीज को एक्सपोर्ट करेंगे, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लाइवलीहुड। तो इसलिए ये वाली ब्लू बॉक्स सब्सिडी जो होती है, ये बड़ी फ्यू सेलेक्टेड कंट्रीज देती है, और ये किस पे दी जाती है, एनिमल्स और एक्रीज लैंड पे, ठीक है। तो ब्लू बॉक्स इज क्लियर। Now next is your last is very important, that is embargo। सारा खेल इसी को लेके, ये आपकी डिस्टॉर्ट करती है ट्रेड बैलेंस, इस पे एक्शन होगा। इट इंक्लूड सब्सिडी रिलेटेड टू सीड्स, सस्ते आपने सीड्स दे दिए, फर्टिलाइजर्स, पावर, आप जितना सस्ता दोगे उतना ही उसको आसान, उसका सस्ता प्रोडक्शन होगा, ठीक है। दीज सब्सिडीज एनकरेज excessive production, thereby making products cheaper with respect to other countries in international market। आपका सामान सस्ता हो गया, बाकी कंट्रीज का महंगा है। जैसे मान लो हमने एग्रीकल्चर पे सब्सिडी दी, एंड आवर प्रोडक्ट बिकम चीपर, फिर हम ऐसा करें कि अपना सारा जो सस्ता अनाज है वो पाकिस्तान में डंप कर दें, या वो चाइना में डंप कर दें, वहां के फार्मर्स तो बर्बाद हो जाएंगे, वहां का कोई गेहूं खरीदेगा नहीं, वहां का चावल कोई खरीदेगा नहीं। फिर तो ये डिस्टॉर्ट करती है, और सबसे ज्यादा इसलिए ये इम्पोर्टेंट है सब्सिडीज को कंट्रोल करना, क्योंकि ये डायरेक्टली फार्मर्स को इम्पैक्ट करती है, जो सबसे वल्नरेबल सेक्शन है उसको इम्पैक्ट करती है, एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट करती है, दैट्स व्हाई, ठीक है। WTO puts limit on these subsidies and want the member countries to reduce them to de minimis limit। WTO ने एक लिमिट फिक्स की है, डी मिनिमस लिमिट, ठीक है। डी मिनिमस लिमिट एक लिमिट है, ये लिखा है ना डी मिनिमस, इसका मतलब दी मिनिमम लिमिट, दी मिनिमम, दी मिनिमस लिमिट का मतलब है दी मिनिमम लिमिट। एक मिनिमम लिमिट तक आपको इसको रिड्यूस करना है, वो लिमिट WTO ने बताई है, उसी पे सारा पंगा है, तो देख लेते हैं। डी मिनिमस लिमिट, ठीक है। तो डी मिनिमस लिमिट पे क्या है, एक मिनिमम लिमिट फिक्स कर दी, आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते, मैक्सिमम आप उस डी मिनिमस लिमिट तक ले जा सकते हो। सो इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एम्बर बॉक्स सब्सिडी परमिटेड बाय WTO, पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज ये, इसको कैलकुलेट करने के लिए जो बेस ईयर लिया गया है दैट इज 1986-88, कि 1986-88 में आपका प्रोडक्शन कितना था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ये बेस ईयर हो गया, बेस ईयर ये है। उस समय आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कितना था, उसको देख के डी मिनिमस लिमिट आपकी लगाई गई है, समझ गया बात को। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये बेस ईयर प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, आपको दिख रहा होगा इतना पुराना बेस ईयर आपने लिया हुआ है। उस समय इंडिया का प्रोडक्शन कितना ही रहा होगा, बुरा हाल था हमारा, ठीक है, इतना नहीं था जितना आज की डेट में, और डेवलप्ड इकोनॉमीज का तो उस समय बहुत रहा होगा। तो ये भी एक इशू, ठीक है। तो एक एक इशू डिस्कस करते हैं, आगे चलते हैं। डी मिनिमस लिमिट, देखो ये है डी मिनिमस लिमिट। 1986-88 में आपका जितना प्रोडक्शन था उसका डेवलप्ड के लिए 5%, डेवलपिंग के लिए 10%, और LDC पे नो लिमिट। LDC पे कोई किसी तरह की कोई एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि बेचारे पहले ही गरीब है, क्या प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। समझो इस बात को, क्या है ये 5%, 10%। देखो मान लो ये आपका बेस ईयर ले लेते हैं 1986-88, उसमें यूएस आपकी डेवलप्ड इकोनॉमी हो गई, और दूसरा ले लेते हैं इंडिया। यूएस मान लो उस समय
जितना उसका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था। मान लो उसका उस समय एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट प्रोडक्शन जो था उसकी वैल्यू मान लेते हैं उस समय 1000 करोड़, उस समय उसकी वैल्यू कितनी थी, 1000 करोड़। ठीक है, क्योंकि वो तो डेवलप था, उसके पास पहले से टेक्नोलॉजी थी। लेकिन इंडिया का तो उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था लेकिन फिर भी इतना नहीं था जितनी आज के डेट में हमारे पास टेक्नोलॉजी है। इंडिया का उस समय एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मान लेते हैं 200 करोड़ का था उसके रेस्पेक्ट। ठीक है, इसका 5%, इसका 5% कितना होगा, 50 करोड़। ठीक है, इसका 10% 100, तो 5% उसका आधा। इसका 10% कितना होगा, 20 करोड़। तो यहाँ प्रॉब्लम है ना भाई, 10% हमारा इससे बहुत कम है, जबकि हमारा 10% है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा प्रोडक्शन बहुत कम था, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास जितनी आज की डेट में। तो हमारा 10% भी उसके 5% से बहुत कम है, इसलिए सबसे पहला इंडिया का ऑब्जेक्शन है बेस ईयर को चेंज करो। पहला ऑब्जेक्शन है इंडिया का कि बेस ईयर को चेंज करो। ठीक है, आप रखो डी मिनिमस लिमिट, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन बेस ईयर को चेंज करो, क्योंकि हमारे 10% भी उस समय, आप बेस ईयर इतना पुराना क्यों लेके चल रहे हो, आपको बेस ईयर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड क्या है, पहला ऑब्जेक्शन तो ये है इंडिया का। सेकंड ऑब्जेक्शन इंडिया का ये है कि भाई ये जो सब्सिडी हम दे रहे हैं आज की डेट में, आज की डेट में इंडिया को कितनी दे सकता है, मैक्सिमम 10%। लेकिन इंडिया कितनी दे रहा है, लगभग 13 से 14%, 3-4% ज्यादा है। ठीक है, अगर बेस ईयर चेंज कर देंगे और ये वाला ले आएंगे तो वो हमारी सब्सिडी विद इन डी मिनिमस लिमिट आ जाएगी। अब मान लो सब्सिडी, इंडिया कहता है कि सब्सिडी हम जो दे रहे हैं वो इसलिए नहीं दे रहे कि हमें एक्सपोर्ट करना है कुछ, हम एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते कुछ, हम सब्सिडी क्यों दे रहे हैं, दैट इज ए लाइवलीहुड सब्सिडी। कैसी सब्सिडी है वो, लाइवलीहुड सब्सिडी। हम लोगों को फूड सब्सिडी दे रहे हैं, फार्मर्स को सब्सिडी दे रहे हैं ताकि वो कुछ प्रोड्यूस कर सके और प्रोड्यूस करके बेच सके और अच्छे से रह सके। वो जो जितनी भी सब्सिडी दी जा रही है दैट इज नॉट फॉर कमर्शियल पर्पस कि भाई तुम सस्ता अनाज बेच के और कमा के लाओ घर से पैसा, बोला नहीं। ठीक है, तो सब्सिडी जो दी जा रही है दैट इज योर लाइवलीहुड सब्सिडी। जो हम सब्सिडी दे रहे हैं वो इसलिए नहीं दे रहे कि सस्ता अनाज हो हम उसको बाहर डंप करें, नहीं। 67% पॉपुलेशन को खाना मिल सके इसलिए हम किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं, ताकि वो इतना प्रोडक्शन कर सके ताकि 67% पॉपुलेशन को हम फीड कर सके। तो पहला प्रॉब्लम क्या है, पहला प्रॉब्लम है बेस ईयर का। जब यूएस का 1986-88 में हमारा यूएस का 5% भी हमारे 10% से बहुत ज्यादा था। क्यों? क्योंकि उसका प्रोडक्शन ज्यादा था। तो पहला केस, पहला प्रॉब्लम तो बेस ईयर, कि बेस ईयर आपने इतना पुराना लिया हुआ है उसको चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट हो यू कैन आस्क, बाकी इन चीजों को देखते हैं। तो डी मिनिमस लिमिट इज क्लियर। देखो अब बाली समिट में यही सब बातें हुई। बाली समिट हुई आपकी 2013 में बाली में। ठीक है, 2013 में हुई बाली में। ठीक है, बाली इंडोनेशिया। ठीक है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 9, India raised following issues related with amber box de minimis limits. Base year is not correct. First objection is base year is not correct. Right? पढ़िए इसको।
The agriculture production of developed countries in 1986-88 was very high as compared to the agriculture production of developing countries. ठीक है, their 5% was way too high as compared to 10% of developing countries, because at that time developing countries did not have better technology, economies of scale, etc. So the base year to calculate Amber box subsidies is not correct. First objection. क्या क्लियर है? सेकंड ऑब्जेक्शन क्या है? इन्फ्लेशन को आपने अकाउंट में नहीं लिया. इन्फ्लेशन हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट. 1986 में क्या प्राइसेस थे, आज की डेट में क्या प्राइसेस है, तो उस हिसाब से वहां 10% हमारा जो था, आज इन्फ्लेशन को अगर काउंट करोगे तो 10% 15-16% बन जाता है ना भाई. प्राइसेस हाई हो गई ना, तो उस हिसाब से आपका बढ़ना चाहिए ना लिमिट. सो from 1986-88 the prices of all commodities have increased too much. While deciding the limits on the basis of 1986-88 base year, the inflation has not been considered. Second problem is this: प्राइसेस बढ़ी है वो तो आपने कंसिडर किया ही नहीं है, आप तो उसी टाइम के हिसाब से ले रहे हो, बट दैट इज रॉन्ग. ठीक है. एंड थर्ड इज लाइवलीहुड सब्सिडी. ठीक है, the subsidy given by India is a livelihood subsidy to provide subsidized food grains to the poor. It is not aimed at distorting the international trade. तो ये वाली मीटिंग जो अटेंड की थी वो करी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने. और आप देख रहे हो जो ऑब्जेक्शंस रेज्ड किए गए दे आर इकोनॉमिकल, दे आर कंसेप्चुअल एंड इकोनॉमिकल. तो ऐसे ऑब्जेक्शन कौन रेज कर सकता है? ओनली सच ए पर्सन हु इज हैविंग द नॉलेज ऑफ इकोनॉमी. ठीक है. So these objections were raised by India under the leadership of Dr. मनमोहन सिंह. ठीक है. अब क्या होगा? क्या हम डी मिनिमस लिमिट पे रिड्यूस करेंगे? हमने तो ऑब्जेक्शन रेज कर दिए कि हम नहीं कर सकते भाई. ठीक है, तो आगे क्या हुआ होगा देखते हैं. जब इंडिया ने ये कंसर्न्स रेज की तो पीस क्लॉज इनेक्ट किया गया. पीस क्लॉज क्या कहता है? आगे पढ़ेंगे. पीस क्लॉज क्यों इनेक्ट किया गया? क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज को प्रॉब्लम है भाई. डेवलपिंग कंट्रीज को प्रॉब्लम है. तो डेवलपिंग कंट्रीज को अगर प्रॉब्लम है तो उनका जब तक ये जो आपका प्रॉब्लम है, जो डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं कि हमारा जो फूड सब्सिडी प्रोग्राम है या फूड जो सब्सिडीज है या एग्रीकल्चर जो सब्सिडीज है, ये हम इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्टॉर्ट करने के लिए नहीं कर रहे. दूसरी बात, आपका बेस ईयर भी गड़बड़ है. तो जब तक इन प्रॉब्लम्स का, जो डेवलपिंग कंट्रीज की प्रॉब्लम्स है, उनका जब तक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकल जाता कुछ भी, जो अभी हमने ऑब्जेक्शन रेज किए, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकल जाता, तब तक वो जो फूड सब्सिडी प्रोग्राम चला रहे हैं या किसी भी तरह का एग्रीकल्चर सब्सिडी दे रहे हैं, उसको हम चैलेंज नहीं करेंगे. ये था पीस क्लॉज. क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किए, वो जेन्युइन ऑब्जेक्शन है. तो पीस क्लॉज में क्या बोला गया कि जब तक इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकल जाता है, जो ये कंसर्न्स हैं, ये जब तक आपकी सॉल्व नहीं हो जाती है, तब तक डेवलपिंग कंट्रीज के फूड सब्सिडी प्रोग्राम को या एग्रीकल्चर पे जो सब्सिडी दी जा रही है, एम्बर बॉक्स सब्सिडी जो आप दे रहे हो, उनको डब्ल्यूटीओ में चैलेंज नहीं किया जाएगा. दैट इज योर पीस क्लॉज. ठीक है. तो पीस क्लॉज किसके फेवर में? डेवलपिंग कंट्रीज के फेवर में. ठीक है. तो बाली पैकेज, बाली पैकेज क्या कहता है? हर हर उसके पास सबमिट के बाद कुछ आउटकम्स निकल के आती है. हर सबमिट के बाद कुछ आउटकम्स निकल आके आते हैं. बाली के बाद जो आउटकम्स निकल के आए उनको बाली पैकेज कहते हैं. तो बाली सबमिट रिजल्टेड इनटू 3 मेजर आउटकम्स नोन एज बाली पैकेज. कौन कौन सा है?
ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, TFA, ठीक है। TFA क्या है, इंपॉर्टेंट है, टू कट डाउन द रेड टेपिज्म इन कस्टम क्लियरेंसेस। आगे देखेंगे अभी डिटेल में। ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट पहला ये निकल के आया। दूसरा निकल के आया LDC से रिलेटेड। तो LDC से रिलेटेड क्या निकल के आया, रिगार्डिंग LDC एक्सपोर्ट, मैंने अभी आपको बताया था कि उनको क्या दिया जाएगा, LDC विल बी गिवन ड्यूटी फ्री कोटा फ्री मार्केट एक्सेस। जितना एक्सेस, जितना आप कर सकते हो एक्सपोर्ट करो, जितना करना चाहते हो, कोटा की कोई लिमिट नहीं है, ना आप पे कोई ड्यूटी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी काफी गरीब हो, आपको तो हमें फेवर करना है। तो उनको हर कंट्री को क्या देना, ड्यूटी फ्री कोटा फ्री एक्सेस, ड्यूटी फ्री कोटा फ्री एक्सेस। उनको ड्यूटी फ्री कोटा फ्री एक्सेस देना है। और लास्ट आपका निकल के आया रिगार्डिंग फूड स्टॉक होल्डिंग, जो हम इतना सब्सिडी दे रहे हैं फूड पे, ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो निकल के आया वो है आपका इनेक्टमेंट ऑफ पीस क्लॉज। तो बाली पैकेज के आपके 3 इंपोर्टेंट निकल के आए। आज तक डिस्कशन किस पे चलता है, इस पे डिस्कशन चलता है, ये अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। ये दोनों तो हो गए, ठीक है, ये दोनों तो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अभी ये दोनों तो हो गए, ये अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। नॉट अभी किसमें हम 2021 में, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। इसका कोई सॉल्यूशन निकला नहीं है, तो इसलिए ये हर सबमिट में इसकी बात की जाती है, ठीक है। तो पीस क्लॉज इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। पीस क्लॉज देखो क्या है, नो मेंबर कंट्री कैन ड्रैग एनी डेवलपिंग कंट्री to the dispute settlement mechanism of WTO for violation of de minimis limit in agreement on agriculture till a permanent solution is reached, provided that the developing country is providing and paying subsidies for staple food crops, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम, फूड सिक्योरिटी पर्पस, इनके लिए कर रहा है। मतलब उसका ऑब्जेक्टिव कमर्शियल नहीं है कि ट्रेड को डिस्टॉर्ट करना है, वो इनके लिए अगर यूज कर रहा है, सो इट कैन नॉट बी चैलेंज। पहला है पीस क्लॉज, ठीक है। तो पीस क्लॉज इज इंपॉर्टेंट। पीस क्लॉज क्या कहता है, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते जब तक उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकल जाता, ठीक है। ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट क्या है, जैसे आज की डेट में मान लो इंडिया है, इससे पहले जब तक TFA आपका पिक्चर में नहीं आया था, जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया पाकिस्तान को कुछ एक्सपोर्ट करता है। अब दोनों में आपको पता है बहुत अच्छी दोस्ती है, तो पाकिस्तान क्या है, यहाँ पे मान लो बॉर्डर पे इंडिया को परेशान कर जाता है उसके सामान को रोक ले। और मान लो उसमें पेरिशेबल आइटम्स है, खराब होने वाले आइटम्स, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो यहाँ पे रोक लेगा, बोलेगा आपके पास ये पेपर नहीं है, वो पेपर नहीं है, ठीक है। मतलब परेशान करेगा। जैसे कई बार ट्रैफिक वाला आपको रोक लेता है ना, ये नहीं है, वो नहीं है। अगर आपके पास सारे पेपर्स हैं या फिर आपने डिजी लॉकर में रखे, जैसे आजकल डिजी लॉकर का सिस्टम है, तो अगर आपको कहीं पे भी, नहीं तो हर जगह पे आपको आधार पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है, डिजी लॉकर में रखा है तो सीधा वहां से निकाल लो। ऐसे क्या है, ये हमको इसलिए रोक लेगा क्योंकि हमें नहीं पता कौन से पेपर चाहिए कौन से नहीं चाहिए, ना हमें क्लियर है। ऐसे हम भी कर सकते हैं उसके साथ। तो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट में क्या है कि सब चीजें क्या है ऑनलाइन अवेलेबल कराती है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट। उसमें क्या है कि अगर आपको कौन सा ये प्रोडक्ट अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो उसके साथ ये डॉक्यूमेंट लगने चाहिए, वो ऑनलाइन अवेलेबल करा दो। अगर आपको कोई दूसरा प्रोडक्ट करना है, एक्सक्लूसिव आपको करना है, तो उसके साथ ये डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये आपका लगेगा परमिशन, वो सब करा दो। यानी सारे डॉक्यूमेंट TFA के बाद कैसे अवेलेबल होंगे, ऑनलाइन। अब मैंने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अगर अवेलेबल करा दिए, जो चाहिए थे वो करा दिए मैंने उसको अवेलेबल, अब वो यहाँ पे मुझे परेशान नहीं कर सकता। मेरा सामान सीधा जाएगा, जैसे GST में होता है ना, वो सीधा सामान जाएगा। तो TFA में क्या है, TFA से क्या खत्म हो जाएगा, रेड टेपिज्म, जो डिले होते थे। क्यों डिले होते थे, क्योंकि वहां पे डिस्क्रिशन होता था, पर्सनल डिस्क्रिशन, कि भाई ये डॉक्यूमेंट नहीं है ये। अब तो आपको पता है जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपने ऑनलाइन अवेलेबल करा दिया, वो आपको रोक ही नहीं सकते।
ठीक है, जो जो चाहिए, जैसे जीएसटी में आपने पे कर दिया तो वो आपको रोक सकता है कि नहीं रोक सकता। जैसे आरएफआईडी होता है, आपने आरएफआईडी लगाया हुआ, टोल से सीधे निकल जाते हो आप, वही वाला सिस्टम है यहाँ पे। तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो सब क्या है, ऑनलाइन। तो इससे क्या होगा, जो डिलेज होते थे, जो रेड टेपिज्म होता था, जो ये फालतू की बकवास होती थी, वो आपकी खत्म हो जाएगी। तो क्या होगा, ट्रेड आपका फास्ट हो जाएगा, सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत आसान हो जाएगा, तेजी से सामान पहुंचेगा, ज्यादा सामान पहुंचेगा, उसी ज्यादा डेवलपमेंट होगा, ज्यादा जॉब्स क्रिएट होगी, ज्यादा जीडीपी बढ़ेगा। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीएफ। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। एम इज टू रिड्यूस रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स इन कस्टम्स क्लियरेंसेस। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक मतलब जो ब्यूरोक्रेसी करती है, जो वहां पे लोग बैठे रहते हैं, जो देखते हैं सब कुछ। तो रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स को खत्म करना है। अंडर टीएफए every member country publishes a detailed list of procedures for imports, exports, inspection rules, penalties, fees। कि भाई आपको ये एक्सपोर्ट करना है तो ये सामान लगेगा, सब सारी डिटेल आप पब्लिश कर दो। ठीक है, मिनिमाइजेस दी प्रूफ डॉक्यूमेंट्स एंड पेपर्स रिक्वायर्ड फॉर कस्टम क्लियरेंस। ठीक है, मिनिमम रखो। ठीक है, रेड टेपिज्म खत्म करने का ये तरीका है। makes all information available on internet to foreign traders, government and international parties। ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल करा दो कि भाई ये पेपर चाहिए और आपको ये करना है तो इसके लिए ये चाहिए, करना है तो इसके लिए ये चाहिए। प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ फीस, ऑनलाइन पे करो सब, ड्यूटीज, टैक्सेस, सब कुछ ऑनलाइन, कुछ मैनुअल रखना ही नहीं। Set up a single window mechanism for submitting all documents at a single point। ठीक है, trader should be notified immediately if goods are detained at customs। पहले क्या होता था, यहाँ पे कस्टम्स में, ये इंडिया है ये पाकिस्तान है, यहाँ पे डिटेन कर लिया आपके गुड्स, पड़े वो वहां पे सड़ रहे, बेचारा उसका सामान बर्बाद हो गया इतना, और उसको इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। अगर आप उसको इन्फॉर्मेशन दे दो तो कुछ एक्शन लेगा। ठीक है, वो भी तो है ना, आप उसको बता ही नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको क्या है, परेशान करते हैं। तो आप वो खत्म कर दिया। अगर आपने किसी वजह से ये सब होने के बाद भी डिटेन की है, आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो यू हैव टू इन्फॉर्म द ट्रेडर। ठीक है, लास्ट इज प्रोवाइड फास्टर कस्टम क्लियरेंस टू पेरिशेबल फूड आइटम्स। इनको फास्टर कस्टम क्लियरेंस देना है, सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ताकि वो फ्रेश पहुंच सके, खराब ना। दिस इज योर ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में, यहाँ से पूछा था इस वाली स्लाइड से। बेनिफिट्स क्या है टीएफए के? वर्ल्ड की जीडीपी $1 ट्रिलियन से बढ़ जाएगी। ठीक है, $1 ट्रिलियन। और कितनी जॉब्स क्रिएट करेगा? 21 मिलियन जॉब्स। मैंने आपको बोला सामान तेजी से पहुंचेगा, ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट होंगी, ज्यादा लोगों को जॉब्स मिले। ठीक है, ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ज्यादा जॉब्स क्रिएट होगी, ज्यादा प्रोड्यूस करेगा कंपनी भी, इंडस्ट्रीज भी ज्यादा प्रोड्यूस करेगी, ज्यादा लोगों को जॉब्स मिलेगी। जितनी जल्दी सामान पहुंचेगा उतना ही ज्यादा सामान बिकेगा, तो उतनी जीडीपी बढ़ेगी। तो वर्ल्ड की जीडीपी, ये 2 पॉइंट याद रखना। क्वेश्चन यहाँ से पूछा था, क्वेश्चन पूछा था यहाँ से। इंडिया ने रेटिफाई किया है इसको April 2, 2016। उसने ये स्टेटमेंट में पूछा था, तो स्टेटमेंट में उसने 2016 की जगह क्या लिखा था, 2015। लेकिन इंडिया ने रेटिफाई किया April 22, 2016। ठीक है, इंडिया 76th कंट्री था जिसने इसको रेटिफाई किया। कितने मेंबर कंट्री? 164। और टीएफए कब फोर्स में आता है? जब 2/3 मेंबर कंट्रीज उसको साइन कर दें। तो टीएफए फोर्स में आ गया आपका कब? 22 फरवरी 2017 से ये इफेक्टिव हो गया, आफ्टर रेटिफिकेशन बाय 2/3 मेंबर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। ठीक है, तो दिस स्लाइड इज इंपॉर्टेंट फॉर योर, क्योंकि इसमें कुछ डेटा है जो आपको याद रखना है। आपको याद रखना है इंडिया ने कब रेटिफाई किया, टीएफए कब फोर्स में आया, और इंडिया कौन सी कंट्री से रेटिफाई करेगा। ठीक है, दिस इज योर टीएफए। ठीक है, क्लियर? अब नेक्स्ट है आपकी नैरोबी समिट। ठीक है, नेक्स्ट समिट इसकी है नैरोबी समिट।
उससे पहले एक चीज समझाते हैं। ये बाली सबमिट हुई, बाली सबमिट में इंडिया ने ऑब्जेक्शन किया 2013 में। इंडिया ने ऑब्जेक्शन किया। फिर क्या हुआ, 2014 में इंडिया में क्या हो गई, गवर्नमेंट चेंज हो गई। ठीक है, यूएस के प्रेसिडेंट कौन थे उस समय, ओबामा। ठीक है, गवर्नमेंट चेंज हो गई, हमारे यहाँ पे आ गए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। ठीक है, यूपीए से एनडीए आ गई, पहले यूपीए थी मनमोहन सिंह जी के टाइम, फिर एनडीए आ गई, अब मोदी जी आ गए प्राइम मिनिस्टर। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा चल रहा था ये वाला पंगा। इसी समय क्या था, इधर इंडिया में एक और इशू चल रहा था, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज का। ड्यूरिंग दिस टाइम क्या था, एक आपकी बॉडी है एनपीपी है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। पहले मैं इसकी फुल फॉर्म बता चुका हूँ, दोबारा आप लिख लेना, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। ठीक है, 1997 में बनी थी एनपीपी, 1997 में बनी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। ये क्या करती है, ड्रग्स की प्राइस को कंट्रोल करती है, ताकि वो अफोर्डेबल रहे सबके लिए। उसमें क्या है, एक लिस्ट है जो एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। एक लिस्ट है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। उसमें आज की डेट में अराउंड 348 ड्रग्स आते हैं जिनकी प्राइस को ये रेगुलेट करता है, क्योंकि ये ड्रग्स कौन सी है, वो है जो सबके लिए जरूरी है, इसलिए इनको महंगा नहीं बेचा जा सकता। तो इनकी प्राइस को कंट्रोल करते कि एक लिमिट से ज्यादा आप इससे ज्यादा महंगा नहीं बेच सकते। उस समय क्या किया इसने, 2014 में, ये अपनी पावर कहां से लेती है, इसके पास खुद की पावर नहीं है, ना तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना स्टेट्यूटरी बॉडी है। ये अपनी पावर लेती है डीपीसीओ से, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। 2013 से उसको अब मैं थोड़ा चेंज कर दिया है, अब नया आ गया ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2016। ये यहाँ से पावर लेती है, और ये ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर किसके अंडर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, और ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। सो एनपीपी अल्टीमेटली किसकी बात सुनेगी, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। इसके पास खुद की कोई पावर नहीं। ठीक है, खुद खुद कुछ नहीं है ये, ठीक है ना, ये तो इस यहाँ से अपनी पावर उठाती है, इसमें जो लिखा है उससे अपनी पावर उठाती है। अब क्या हुआ, यहाँ पे एनपीपीए ने क्या किया, कुछ ऐसी ड्रग्स थी जो आपकी इसमें नहीं आती थी, एनएलईएम। इसने क्या किया, उन ड्रग्स को, इसको लगा कि इन ड्रग्स की प्राइस बढ़ गई है मार्केट में और ये अफोर्डेबल नहीं रही, तो उसने क्या किया, उन ड्रग्स को इसमें डाल दिया। कौन सी ड्रग्स को, जिनको यूएस की फार्मास्यूटिकल कंपनीज प्रोड्यूस करती है। ठीक है, क्योंकि एनपीपी के पास ये चीज भी है, ये पावर भी है कि अगर उसको लगता है कि इन 348 ड्रग्स के अलावा बाकी कोई ऐसे ड्रग है जिसको इसमें डालने की जरूरत है, तो वो एक्शन ले सकती है। तो उसने क्या किया, कुछ ड्रग्स को
जो कि अफोर्डेबल नहीं रही थी, महंगी हो गई थी, जैसे डायबिटीज से रिलेटेड हो गई, कैंसर से रिलेटेड हो गई, ठीक है, इस तरह की, या हार्ट कार्डियक प्रॉब्लम से रिलेटेड हो गई, वो कुछ ड्रग्स ऐसी थी जो इस लिस्ट में नहीं आती थी, लेकिन उसने उसको इस लिस्ट में डाल दिया। अब क्या हुआ, ये फार्मा कंपनी चली गई कोर्ट में, हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में चली गई। किसके अगेंस्ट? एनपीपीए के अगेंस्ट, कि आपको सिर्फ 348 मेडिसिन को कंट्रोल करने की पावर है, आप इनको कैसे इसमें डाल सकते हो? तो एनपीपीए ने बोला भाई मेरे पास पावर है, ठीक है, एनपीपीए ने बोला मेरे पास पावर है। तो यहाँ ये इश्यू चल रहा था। तो 2014 में गवर्नमेंट चेंज हुई, इन्होंने बोला ओबामा को कि बराक, तुम एक काम करो, तुम हमारे पीस क्लॉज का कुछ देखो, तभी मैं ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट पे साइन करूंगा, ठीक है। पहले पीस क्लॉज, हमारा जो फूड सब्सिडी प्रोग्राम है उसका कुछ करो। तो बैकडोर, इनकी बैकडोर, बैक चैनल बात हुई, बदले में मैं क्या करता हूँ, तुम्हारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। हिसाब दे उसातले वाला हिसाब। तो यूएस ने बोला ठीक है भाई, एक काम करते हैं, पीस क्लॉज इनेक्ट कर देते हैं। बोला ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट ने बोला एनपीपीए को, भाई आपके पास कोई पावर नहीं है कि आप इन मेडिसिन को इसमें डाल सको, ये जो आपने ऑर्डर इशू किया है इसको कैंसिल किया जाता है। और एक नया ऑर्डर निकाला मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने, ये जो एनएलईएम में इंक्लूड की गई है उसके रिगार्डिंग एनपीपीए को कोई पावर नहीं है, तो इसको उससे बाहर रखा जाए। समझ गए आप बात को, कि किस तरीके से चीजें आपकी हो सकती। तो इसलिए मैं कहता हूँ फार्मास्यूटिकल्स वाला जो है बहुत बड़ा आपका क्या है, पूरा रैकेट है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत महंगी मेडिसिन बेचता है, ठीक है। तो ये आपका इश्यू हुआ पूरा, समझ आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस आध दे उस आध दे। तो फिर उन्होंने हमारा पीस क्लॉज इनेक्ट किया, हमने इधर उनकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को रिलीफ दिया, और फिर हमने टीएफए पे साइन किया उसके बाद। वो वाली मूवी देखी आपने, दीवार, जब पहले उसका साइन लेके आ, ठीक है, इसने मेरी माँ के हाथ पे लिख दिया था, ये देखी होगी दीवार मूवी, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर का, ठीक है, काफी मीम्स वगैरह भी बनते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हटा दो। दीवार मूवी है, उसमें ऐसा ही है, जब उसका साइन लेके, तो ऐसे ही यहाँ पे इंडिया ने बोला यूएस को कि जब पहले उसका साइन लेके आ, उसके बाद मैं टीएफए साइन करूंगा, पहले हमारे पीस क्लोज का देख, फिर मैं टीएफए साइन करूंगा, ठीक है। तो इन दिस वे टीएफए वाज साइंड एंड पीस क्लोज वाज इनेक्टेड, ठीक है। You will not get such things in any book, ठीक है, that's why ठीक है, I am telling you this story, ठीक है। कभी मैंने आउटलुक में पढ़ी, एक कौन सी आउटलुक की नहीं, आउटलुक नहीं, कौन सी बुक आती है, एक बुक आती, एक मैगजीन आती है, ठीक है, हिंदी हिंदू की, फ्रंट लाइन, फ्रंट लाइन में ये स्टोरी आई थी, तब मैंने पढ़ी थी, तो इसलिए मुझे याद है, तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। उसमें ये एनपीपीए का पूरा ये लिखा हुआ था, ठीक है। तो अब दूसरी सबमिट है नैरोबी सबमिट, ठीक है। आज मैं आपकी क्लास थोड़ी 9 बजे छोड़ दूंगा, ठीक है, अभी टाइम है 25 मिनट है, नैरोबी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो बाली इज क्लियर, ठीक है, बाली सबसे इंपॉर्टेंट है। अब नैरोबी में बाली में जो हुआ उसी से रिलेटेड चीजें चलेंगी। तो नैरोबी आपका क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले कोई सबमिट अफ्रीका में हुई, नैरोबी कीनिया, ठीक है। ज्यादातर जो कंट्री होती है उसकी कैपिटल सिटी में ही आपकी सबमिट्स होती हैं, एक दो जगह को छोड़, ठीक है। सो नैरोबी कीनिया कब हुई है? दिसंबर 2015 में। देखो ये जो सबमिटें होती हैं इसकी, ये नवंबर और दिसंबर के टाइम पे होती है ज्यादातर। अब जो अगली सबमिट होने वाली है 2020 होने वाली, वो भी नवंबर 2021 में होगी, हाँ, जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो ज्यादातर जो सबमिट होती है वो नवंबर दिसंबर के आसपास होती है, ठीक है। खैर याद रखने की जरूरत नहीं कब हुई थी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। ये जरूरी है कि 15 सबमिट का हुई, तो फर्स्ट टाइम एनी सबमिट ऑफ डब्ल्यूटीओ हेल्ड इन अफ्रीका, ठीक है। Outcomes of this summit is known as Nairobi package, and these are, तो वही पहला, तो वही एक्सपोर्ट सब्सिडीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, ये तो आपको मैं पढ़ा चुका, एक्सपोर्ट सब्सिडीज, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म देखेंगे अभी क्या होता है। पहला वाला तो अभी हमने देख लिया, एक्सपोर्ट सब्सिडीज कम करनी है। दूसरा क्या है? एलडीसीज,
उनको क्या देना है, ड्यूटी फ्री कोटा फ्री देना है, लेकिन एक चीज और करनी है, सब्सटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी देखेंगे आज कि ये क्या चीज है। फिर एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेके एक एग्रीमेंट है, उसको लेके बात की गई। और फिर लास्ट में एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स को लेके बात की गई। तो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, तो चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट एक एक करके हम देखते हैं। यूपीएससी ने यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे इनसे, ठीक है, क्योंकि यही सब चलती रहती है। तो पहला आपका एक्सपोर्ट सब्सिडीज। तो एक्सपोर्ट सब्सिडीज आपको एलिमिनेट करनी है। एक्सपोर्ट सब्सिडीज शुड बी इमीडिएटली एलिमिनेटेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज, ये बोला गया है। और डेवलपिंग और लीड डेवलप्ड कंट्रीज को कुछ टाइम दिया गया, कुछ रिलैक्सेशंस भी दिए गए कि इस पे आप थोड़ी बहुत दे सकते हो, और बाद में बोला उसको आगे जाके आपको हटा देना है। तो मतलब आप ये समझ लो कि डेवलप्ड को बोला आप तो तुरंत खत्म करो, और डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को बोला कि आप थोड़ा टाइम ले लो। ठीक है, एक्सपोर्ट सब्सिडीज में ये बात ध्यान रखने की जरूरत है, पहले इनको कुछ नहीं बोला गया था, लेकिन एलडीसी को भी बोला गया कि आपको भी खत्म करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट इज रिगार्डिंग एक्सपोर्ट सब्सिडीज। सेकंड इज योर स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म। स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म क्या है कि ऐसा है, मान लो हम सारी सब्सिडीज को खत्म कर देते हैं। ठीक है, जो आपकी कंट्रीज है डेवलपिंग डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का, उनका क्या इशू था, डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का। मान लो हमने सबने खत्म कर दिया, डेवलप्ड ने भी खत्म कर दिया एक्सपोर्ट सब्सिडीज। ठीक है, अब क्या होगा, डेवलप्ड तो ऑलरेडी डेवलप्ड है भाई, उनके पास तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, वो तो बहुत डेवलप्ड है, उनके पास टेक्नोलॉजी है। खत्म करने के बाद भी वो अपने फार्मर्स को अच्छी टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, अच्छे सीड्स दे सकते हैं, तो उनके प्रोडक्ट्स तो सस्ते ही होंगे। अब क्या करें कि हमने भी एक्सपोर्ट सब्सिडीज खत्म कर दी, एलडीसी ने भी। उसके बाद क्या हो कि डेवलप्ड वाले अपने सारे प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे डंप करें सस्ते, क्योंकि अब तो उनको ज्यादा कॉम्पिटिटिव एज हो गया। तो इस केस में क्या होगा, हमारे तो यहाँ के फार्मर्स और एग्रीकल्चर पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो इसके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना आपको। ठीक है, जैसे ये मान लो ये आपका डैम है, यहाँ से पानी निकल रहा है, एक लिमिट के बाद वो पानी आएगा तो वो तो फ्लड्स लेके आएगा, तो इन फ्लड्स को तो रोकना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ सेफ गार्ड होना चाहिए, देयर मस्ट बी सम सेफ गार्ड, जो इस पानी को रोक सके ताकि फ्लड्स ना आए, या फिर इन प्रोडक्ट्स को रोक सके ताकि मार्केट इनका बर्बाद ना हो। तो उसके लिए जो मैकेनिज्म रखा गया उसे कहते हैं स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म। उसको कहा गया स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म। स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म क्या कहता है कि अगर ऐसा होता है कि डेवलप्ड कंट्रीज अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे डंप कर रहे हैं, और इनको लगता है कि हमारे यहाँ की एग्रीकल्चर को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं या फार्मर के लिए हार्मफुल है, तो यहाँ पे वो टैक्स ड्यूटी लगा सकता है जितने चाहे उतने। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं पता, ये तो बताया गया कि भाई स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, ये नहीं बताया गया कि कब लगाएगा, यहाँ पे लिमिट फिक्स नहीं की गई कि यहाँ पे ऐसे लिमिट फिक्स नहीं की गई कि इतना पानी आने के बाद आपको यहाँ पे रोकना है। लिमिट फिक्स नहीं है कि कब लगाना है। तो वो प्रॉब्लम है, सेफगार्ड मैकेनिज्म की बात की गई, लेकिन अभी तक इवन 2017 में भी ये नहीं बताया गया कि कब लगाना है। लगाना तो है, लेकिन कब लगाना है। जब मेरा मार्केट, जब वो सस्ते प्रोडक्ट बेच रहा है, वो जब 500 का 100 रुपए में बेच रहा है, या 200 में बेच रहा है, या 300 में बेच रहा है, कब लगाना है। नो लिमिट हैज बीन फिक्स्ड, दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ स्पेशल सेफगार्ड। मतलब लिमिट है उसकी, बात तो की गई स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म की, लेकिन नहीं बताया गया कब लगाना है। तो फर्स्ट आउटकम आपकी एक्सपोर्ट सब्सिडीज को कम करना है, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म की बात की गई डेवलपिंग और लीड डेवलप्ड कंट्रीज को बताने के लिए, लेकिन कब लगाना है ये बात नहीं की गई। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हटा देते हैं इसको। देखो, पढ़ोगे समझ आ जाएगा।
स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म देखिए, when all the subsidies will be eliminated, then farmers of developed countries will produce more because of better economies of scale, better R&D, high mechanization, better technology, etc. Their production cost will be cheaper compared to the developing countries. In this case, developed countries will export agriculture produce at a cheaper rate to developing countries, and it will harm the local farmers of the developing countries. ठीक है, यहां तक क्लियर है? अभी बताया. To prevent such things, special safeguard mechanism was devised. ठीक है, it is a mechanism to protect the local farmers against the cheap agriculture produced of developed countries by imposing tariff and non-tariff barriers on cheap imports. ठीक है ना? Benchmarks for SSM, import quantity, price surge, कितने इंपोर्ट पे लगाना है, कब प्राइस कितना हो रहा है तब लगाना है, was not finalized in this meeting and it was put for discussion later on next meeting of the WTO. यहाँ पे इसके बारे में कोई कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं लिया गया कि कब लगाना. तो स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म की बात की गई, लेकिन कब इसको लगाना है वो बात नहीं की गई, और वो आपके अगले ब्यूनोस एयर्स में भी नहीं की जाएगी. वो भी उसका एक ड्रॉबैक. तो जो सबमिट्स होती हैं उनमें ऐसा नहीं है कि हर चीज पर डिसीजन आता है. तो पहला आपको याद रखना, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म प्रीलिम्स के लिए किससे रिलेटेड है? WTO. ठीक है, वो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं. सेकंड है DFQF, LDCs एंड सब्सटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन. सेकंड आउटकम. तो आपके कितने LDCs है? देयर आर 48 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एज पर WTO. 164 में से 48 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, सच एज अफगानिस्तान, सूडान. ठीक है, ये सब आपके क्या है? लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है. तो क्या है? दे हैव DFQF एक्सेस, ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री. मतलब अगर अफगानिस्तान इंडिया में भेज रहा है कोई सामान, तो उसमें ना तो यहाँ हम ड्यूटी लगाएंगे कोई, ना उसका कोटा कुछ है, कितने ही भेज सकता है. जैसे मान लो सूडान है, सूडान कार बनाता है मान लो, और वो कार वो US में भेजता है. अब सूडान कितनी कार बना लेगा? गरीब देश है, खाने को नहीं है, कितनी कार बना लेगा? तो उसको क्या कोटा फिक्स करना उसके लिए? बना भाई तेरे को जितनी बनानी है, बेच जितनी बेचनी. तो उनपे ना वो ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री एक्सेस दिया हुआ है. ठीक है, दे कैन एक्सपोर्ट एज मच एज दे वांट एंड नो टैरिफ विल बी इम्पोज्ड ऑन देयर प्रोडक्ट्स. ये मतलब है ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री का. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होता है, ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री. कई बार नहीं होता कि कई लोग बोलते हैं कि यार तू जा रहा है, इंटरनेशनल फ्लाइट है, बाहर से आ रहा है, तो वो एयरपोर्ट से दारू लिया ना, वो ड्यूटी फ्री होती है, मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं होता, तो काफी सस्ती होती है. अभी आपके प्रेसिडेंट ने एक बात बोल के आग लगा दी है, आपको पता हो तो. प्रेसिडेंट ने हमारे, ठीक है, क्या बोला है कि मेरी 5 लाख सैलरी है, जिसमें से मेरा 2.75 लाख, पौने 3 लाख, मोर देन हाफ. बोला वो तो टैक्स पे कट जाता है. बोला मुझसे ज्यादा सेविंग तो एक टीचर की. ठीक है ना, तो आप समझ रहे हो कि टैक्स कितना पे करना होता है. तो टैक्स की वजह से आपकी जो लिकर है, विकर है, सब महंगा होता है. ड्यूटी फ्री होगी तो इट विल बी चीप. ठीक है, चीपर होगी. ओके, सो अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है. दिस एग्रीमेंट वाज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग हांगकांग समिट ऑफ WTO. 2005 में हुई थी, जब मैंने आपको बताया था 2005. जब मैंने सारी सबमिट्स बताई थी तो 2005 वाली हांगकांग में हुई थी, उसमें ये इम्प्लीमेंट हुआ था. ठीक है, तो इसकी वापस से बात की गई है. क्यों? इनको मिले और साथ में इसकी बात की गई है. इंडिया पहली कंट्री थी जिसने इसको रेटिफाई किया था, ये याद रखना. एंड इंडिया प्रोवाइड्स फ्री बिजनेस वीजास टू LDCs टू प्रोवाइड देम ए प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपमेंट. फ्री बिजनेस वीजा देता है LDCs को. ठीक है, ताकि उनको आराम से वो बिजनेस को अपने को फैला सके. और इंडिया फर्स्ट कंट्री था जिसने इसको रेटिफाई किया था. इंडिया को देख लो आप, इंडिया हमेशा लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के साथ खड़ा होता है. नैम हो, बांडुंग कॉन्फ्रेंस हो, कुछ भी हो. ठीक है, तो हमेशा उनकी हेल्प करता है. हमारे जो कंट्रीज है, हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है, उनकी भी काफी हेल्प करता है. ठीक है, कभी भी किसी को प्रॉब्लम होगी, मालदीव की इतनी बार हेल्प की है.
भूटान की हेल्प करता है, नेपाल की हेल्प करता है, अर्थक्वेक वगैरह तो करता है, ऐसी बात नहीं। वासुदेवाय कुटुंबकम वाला हिसाब है इंडिया का। लेकिन चाइना और पाकिस्तान, ठीक है, चाइना चलो इतना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान क्या है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सार्क भी उसी की वजह से फेल हुआ। सब्सटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, समझिए बात को। ये है सब्सटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन। इसको तो क्या हो रहा है, ये आपका कोई एलडीसी है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, ये आपका कोई डेवलपिंग कंट्री है, और ये आपका एक डेवलप्ड कंट्री। तीन तरह की कंट्रीज होती है। मान लो इंडिया है, यहाँ पे इंडिया है वहाँ पे, ठीक है। इंडिया यूएस में कुछ एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो इंडिया को क्या होगा, ड्यूटी भी देनी पड़ेगी और कोटा भी अप्लाई होगा, टैक्स भी लगेगा इंडिया के प्रोडक्ट पे, और वहां पे कोटा रेस्ट्रिक्शन भी है। प्रॉब्लम है ना भाई, दोनों चीजें, ड्यूटी भी लगेगी और कोटा रेस्ट्रिक्शन भी है। अब सब्सटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन क्यों किया गया, ये है किसके फायदे के लिए, एलडीसीज के लिए। इससे एलडीसीज को भी फायदा हो और साथ में डेवलपिंग इकोनॉमीज को भी फायदा हो। तो उसके लिए क्या किया गया, इंडिया क्या करे कि इंडिया जाके एक एलडीसी में कोई क्या करे, एक फैक्ट्री लगा दे। कोई मान लो जूस बनाने की आपने कोई कंपनी खोल दी एलडीसी, उसमें क्या करो, आप 75 रॉ मटेरियल तो इंडिया का यूज करो, जैसे मान लो ऑरेंज, नागपुर की ऑरेंज आपने यूज करें जूस बनाने के, और 25% वैल्यू एडिशन वो कहां से करो, उस एलडीसी से। मान लो वहां का कोई फ्रूट हो, कोई इंडिजिनस फ्रूट हो, आपको पता ही है इन कंट्रीज में होते ही, उसको उसमें मिक्स कर दो। अब इससे क्या होगा, वहां पे वो फ्रूट किसी काम नहीं आ रहा था, लोग खा ही रहे थे बस, अब क्या है, उससे जूस बनेगा। साथ में जूस बनेगा तो फ्रूट तोड़ने के लिए कंपनी लगेगी, तो उसमें लोगों को काम करना है, तो जॉब्स भी जनरेट होगी, ठीक है। तो आपने, क्योंकि एलडीसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो हर चीज इसके लिए कंपनी खोल पाए, इंडस्ट्री खोल पाए, उसके पास बड़ा कम पैसा है। वो एक फ्रूट के लिए बनाने के लिए उसके पास मशीनरी जितनी चाहिए उसके पास नहीं है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री कर सकता है। इंडिया ने वहां पे एक फैक्ट्री खोली, या फिर कोई भी जूस बनाने की कोई कंपनी खोली, कुछ भी खोला, ठीक है। उससे क्या होगा, सबसे पहले तो एलडीसी में जनरेट होगा एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। दूसरी बात क्या होगा, अब वो जूस आपने बनाया, मान लो जैसे आपने अफगानिस्तान में खोल दी, या आपने कीनिया में खोल दी, या आपने सोमालिया में खोल दी, अब वो जूस वहां से आप भेजो डेवलप्ड कंट्रीज, कहां से, उस लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से। अब आपको क्या मिलेगा, ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री। तो यहाँ पे दोनों का फायदा है, एलडीसी को भी फायदा हो रहा है, उसका 25% फ्रूट काम में आ रहा है, उसका पैसा मिल रहा है उसको, साथ में लोगों को क्या मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, साथ में वो जूस आपका क्या हो रहा है, बाहर जाके आपका एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उसका पैसा भी एलडीसी को मिलेगा, कुछ पार्ट इंडिया को मिलेगा। तो इसमें दोनों के लिए क्या है, इट इज ए विन विन सिचुएशन। दिस इज सब्सटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन। आपने क्या किया, ट्रांसफॉर्म कर दिया किस चीज को, जो पहले आप डायरेक्टली डेवलपिंग से डेवलप्ड में जा रहे थे, आप लीस्ट के थ्रू, लीस्ट डेवलप थ्रू की थ्रू जा रहे हो। पहले आप इस रूट से जा रहे थे, अब आप कैसे जा रहे हो, अब आप इस रूट से जा रहे हो, बीच में आपने एक स्टॉप ले लिया। दैट इज योर सब्सटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन। इज इट क्लियर, ठीक है, सब्सटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन इज क्लियर। हटा दे इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। तो सब्सटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है, डायरेक्ट जाने के बजाय, क्योंकि यहाँ पे आपको ड्यूटी भी देनी पड़ेगी, कोटा भी अप्लाइड है, आप कैसे जा रहे हो, एलडीसी के थ्रू। तो इससे एलडीसी को भी फायदा है, इससे आपको भी फायदा है। दैट इज सब्सटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो सब्सटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ए डेवलपिंग कंट्री set up a plant in least developed country. Some value addition is done using the local products. Export it to other countries and gets DF. This is your substantial transformation. डेवलप्ड कंट्रीज को क्यों ऑब्जेक्शन होगा, आप एलडीसी बेच रहे हैं उसको, तो डेवलप्ड कंट्रीज को क्यों होगा, ठीक है, नहीं होगा, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। डब्ल्यूटीओ तो चाहता ही है
कि भाई लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को फायदा हो। तो अगर ट्रेड में कहीं पे भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री को फायदा हो रहा है तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। ठीक है, ओके, क्लियर है? बिकॉज दे आर वेरी मच वल्नरेबल, उनमें बहुत गरीबी। आप तो बहुत अच्छी कंट्री में पैदा हुए हो, इंडिया से बेस्ट कोई कंट्री नहीं है, सब बोलने की आजादी है आपको। ठीक है, वो अलग बात है कि आप कुछ ज्यादा बोलते तो सेडिशन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं पे आप कहीं पे थूक दो, कहीं पे गाड़ी पार्क कर दो, सड़क के इस तरफ चलाओ उस तरफ चलाओ, बीच में चलाओ जैसे लड़कियां चलाती है सड़क पे, कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, तब यहाँ पे कोई नहीं है, कुछ भी पॉल्यूशन करो, कचरा इधर फेंक दिया उधर फेंक दिया, कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया जैसे मजे थोड़ी ना है, यहाँ पे इतना मजा है। हाँ, डेवलपिंग कंट्री डायरेक्ट आएंगे तो डीएफ क्यूएफ क्यों मिलेगा, ये देखो ना, ये डेवलपिंग कंट्री आपका डायरेक्टली जा रहा है, ये डायरेक्टली अगर जाएगा सामान बेचने तो यहाँ पे डीएफ क्यूएफ क्यों मिलेगा इसको? डीएफ क्यूएफ सिर्फ आपका किसके लिए, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। तो यहाँ पे अगर ये एक्सपोर्ट करेगा तो इसको ड्यूटी भी देनी पड़ेगी और कोटा रेस्ट्रिक्शंस भी, दोनों है। लेकिन अगर ये इसके थ्रू जाएगा, जैसे यहाँ पे मान लो हम जूस बेचना चाहते हैं तो यूएस ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप 1 लाख बॉटल्स ही बेच सकते हो जूस की, और उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 5 लाख बेचो 10 लाख बेचो, नो रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो दैट इज द बेनिफिट। यार सीधी सी बात है, डेवलपिंग कंट्री आज ऐसे घूम के जा रहा है तो उसको मिल रहा है। ठीक है, कभी आप जिंदगी में सीधे रास्ते गए हो? कभी कभी आप घूम के जाते हो तो आपको बड़ी अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलती है, घूम के जाओगे तो ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है, थोड़ा सा कष्ट उठाओगे, बढ़िया बढ़िया चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, सब्सटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर है ना सबको भाई? कभी जाना घूम के, लाइफ में सीधे सीधे ही नहीं चलना होता है, कभी कभी घूमना भी होता है। ठीक है, इसको खत्म करते हैं फिर क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर हम आज की छुट्टी, आज ऑफिस जल्दी जाना है तो जल्दी क्लास खत्म करते हैं। आईटी एग्रीमेंट, आईटी एग्रीमेंट क्या है? ये आपका सिंगापुर समिट में आया, सबसे पहले मैंने आपको बताई थी 1996 में हुई। As per this agreement, 0% tariff will be imposed on 201 IT products. 201 IT प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन पे 0% टैरिफ लगता है, यानी कि उन पे आपको कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है, अब क्या है कि इसको यूएस ने साइन कर रखा है, जैसे इंडिया ने साइन नहीं कर रखा, इंडिया ने इसको साइन नहीं कर रखा, रेटिफाई नहीं कर रखा। तो क्या होगा कि इंडिया ने माउस भेजा, मान लो यूएस में, माउस जानते हो ना आप? ठीक है, तो कंप्यूटर में यूज होता है। इंडिया ने यूएस में माउस भेजा तो यूएस तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएगा कोई भी, क्योंकि इसने रेटिफाई कर रखा है। लेकिन यूएस अगर इंडिया में माउस भेजेगा तो उस पर हम ड्यूटी लगा देंगे, क्योंकि हमने रेटिफाई नहीं कर रखा। तो ये तो प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि भाई सबको रेटिफाई करना है, जितने मेंबर कंट्रीज है सबको क्या करना है, आपको रेटिफाई करना है। तो कैसे आईटी आईटी जो एग्रीमेंट है इसको सबको रेटिफाई करना है, ताकि दोनों को ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कंट्री ए है ये कंट्री बी है, ए कंट्री ने रेटिफाई कर रखा है, तो क्या होगा, बी वाला अपना सामान बेचेगा तो उसमें तो कोई इम्पोर्ट ड्यूटी 0% टैरिफ लगेगा, तो उसका तो सस्ता हो गया सामान, तो वो ज्यादा बिकेगा। लेकिन ए वाला ही वो सेम सामान बी में बेच रहा है तो वहां पे यहाँ टैरिफ लगा देगा, तो ये तो फेयर नहीं हुआ ना ट्रेड, ये तो अनइक्वल रूल्स हो गए। तो रूल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, दोनों को रेटिफाई करना है। तो यहाँ पे यही बात हुई कि भाई आपको सबको रेटिफाई करना है। तो एज पर दिस एग्रीमेंट 0% टैरिफ विल बी इम्पोर्ट, ओनली 82 मेंबर्स हैव साइंड इट, 164 में। इंडिया हैज नॉट साइंड इट बट एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ दिस एग्रीमेंट, बेनिफिट लेता है, अपना सामान भेजता है, उस पर नहीं लगता है। ड्यूरिंग नैरोबी समिट इज वॉट डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट दिस एग्रीमेंट बाय 2019, सबको साइन करना था। ठीक है, तो दैट इज योर
आईटी एग्रीमेंट, ठीक है, इंडिया सब जगह मौजूद लेता है, ठीक है, कि भाई जब तक फायदा मिल रहा है मिलने दो, जब जब सिर पे आ जाएगा तब देखेंगे, ठीक है। तो लास्ट है एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। क्या लिख रहा है ये? मतलब मैंने क्या लिखा है, सेक्शन 3D ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट डज नॉट अलाउ फॉर एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स, ये मैं कल एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ड्यूरिंग नैरोबी समिट इट वाज डिसाइडेड दैट ऑल मेंबर कंट्रीज विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस टू प्रिवेंट एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स। नहीं होना चाहिए ना भाई, नहीं तो वो चीज अफोर्डेबल नहीं रहेगी ना लीस्ट डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। इट विल एंश्योर अफोर्डेबल जेनेरिक ड्रग सप्लाई। कल डिस्कस किया था डिटेल में कंपलसरी लाइसेंसिंग और आपका एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स, ठीक है। तो ये है आपकी नैरोबी समिट। अब ब्यूनोस एयर्स बची है, क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। पहला क्रिटिसिज्म क्या है, नो कॉन्क्रीट डिसीजन वाज टेकन ऑन एसएसएम, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म नहीं लिया गया। दूसरा, फिशिंग सब्सिडीज पे भी कोई डिसीजन नहीं लिया गया, उनको भी कम करना है क्योंकि यहाँ पे भी फेयर ट्रेड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडिया और चाइना ऑब्जेक्शन कर देते हैं कि हमारे फिशरमैन इतने गरीब है, उनको तो हम सब्सिडी देंगे ही नहीं तो वो मर जाएंगे। तो इंडिया और चाइना का ऑब्जेक्शन होता है, और बड़ी कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे बड़ी यही है, तो इन्होंने ऑब्जेक्ट कर दिया। लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब बाकी चीजें आप देख रहे हो तो अगर आप हर चीज के लिए ऑब्जेक्ट करोगे तो उनको लगेगा कि ये तो ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट अप्रोच है, हर चीज को ये ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। आपको अगर वर्ल्ड पावर बनना है तो ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि आप हर चीज में रोना रोने लग जाओ। अगर कोई चीज रैशनल है तो ठीक है, फिशिंग सब्सिडीज खत्म करनी है तो करनी है। फिर क्या किया गया था, एंटी डंपिंग कमिटी, डब्ल्यूटीओ की एंटी डंपिंग कमिटी को ज्यादा पावर देने की बात की गई थी, लेकिन इस पे भी कोई डिसीजन नहीं लिया इंडिया की वजह से। क्यों? क्योंकि हम तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं बहुत सारी, चाइना करेगा डंप तो हम तो उसका एंटी डंपिंग लगाएंगे। तो अगर डब्ल्यूटीओ को ज्यादा पावर दे दी तो वो ज्यादा एक्शन लेगा हमारे खिलाफ, ठीक है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी हम लगाती है ना, चाइना जो डंप करता है उसको। तो ये तीन आपके क्रिटिसिज्म है इसके, ठीक है। ब्यूनोस एयर्स कल पड़ेगी, ठीक है। आज के लिए ये किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क। बच्चे कम आए आज, क्या बात है, इतने सारे सबमिट का है,